नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया है। आप लोग ऐसे ही रोज़ कमेंट कीजिए तो मैं दिन में 2 भाग लेकर ज़रूर आएँगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और कहानी को स्टार्ट करते हैं। और आज हम सुनेंगे इसके का रंग सफ़ेद, भाग 102 एवं 103। नीरज बिस्तर पर लेटा हुआ था और धानी अभी भी कोने में ही बैठी हुई थी। क्या हुआ? गई नहीं तुम अभी तक? नीरज अपना मोबाइल एक तरफ रखते हुए तेज आवाज में बोलता है। धानी फिर से हिल जाती है। हाँ हाँ वो हम हाँ वो हम के अलावा जो बोलना आता है बोलो। नीरज की गरजती हुई आवाज़ सुनकर धानी की आवाज़ फिर से गले के अंदर फंस जाती है। अपना मुंह दबाते हुए वो रोने लग जाती है ताकि उसके रोने की आवाज़ नीरज के कानों तक न पहुँचे। नीरज फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे गुस्सा इतना आ रहा था, मन हो रहा था धानी को उठाकर बालकनी के नीचे फेंक दे ताकि एक बार में ही उसका काम खत्म हो जाए। क्यों रो रही है उसे नहीं समझ आ रहा था। क्या वो उसे मार रहा था? क्या उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था? सिर्फ कपड़े बदलने के लिए तो क्या रहा था? इतनी सी बात के लिए रोए जा रही है। नीरज एक नज़र उसे देखता है जो अभी भी मुंह दबाए हुए रोए जा रही थी। हिचकी लेते हुए उसका शरीर हिल रहा था। नीरज साफ देख पा रहा था। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाला तो उससे पहले ही धानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी भी बातें गले के अंदर ही रह जाती हैं। आश्चर्य से धानी को देखे जा रहा था। होठों को अंदर भींचते हुए लंबी सांस भरता है और खुद के गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उठकर उसके पास आता है, नीचे घुटनों के बल उसके पास बैठ जाता है। धानी उसे पास आते हुए देखकर खुद को पीछे खिसका लेती है। रिलैक्स, मैं खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। प्लीज फॉर गॉड सेक पहले ये रोना बंद करो क्योंकि मुझे आंसू देखकर बहुत गुस्सा आता है। धानी जल्दी जल्दी अपने हाथों से साफ कर लेती है। ओके गुड, बताओ क्यों रो रही हो? वो हम ये वो हो हम नीरज लंबी सांस लेकर फिर खुद को शांत करता है। हम बोलोगी नहीं तो सामने वालों को समझ कैसे आएगा कि तुम्हारी तकलीफ क्या है? नीरज जितना हो सके अपनी आवाज़ को धीमी रखकर बोलने की कोशिश करता है। धानी इस बार उसकी आवाज़ से डरकर नहीं कांपती है। वो हमारे पास रंगीन कपड़े नहीं है। व्हाट व्हाट यू मीन तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? हाँ हमारे पास रंगीन कपड़े नहीं है। दो दो और सफ़ेद साड़ी है जो स्टोर रूम में। सफ़ेद का नाम मत लो। धानी खामोश हो जाती है। सीरियसली तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? द नीरज सक्सेना वाइफ के पास कपड़े नहीं है? नीरज गुस्से से कमरे में घूमता हुआ बोलता है। फिर 1.5 महीने में तुमने 3 साड़ी पहनकर गुजारे हैं? धानी बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखे जा रही थी। नए कपड़े तुमने क्यों नहीं खरीदे? हमें नहीं आता है कपड़े खरीदने। क्या? खरीदना नहीं आता या दूसरा रंग पहनना नहीं चाहती थी? नीरज के सवाल सुनकर धानी खामोश रह जाती है। सही तो कह रहा था, वो तो दूसरा रंग पहनना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अब उसने सफ़ेद साड़ी पहनने की कोशिश की तो सामने खड़ा लंबा चौड़ा इंसान उसे कच्चा चबा जाएगा। नीरज तेजी से अपने वार्डरोब वाले रूम में घुसता है और पूरे अलमारी में उसके कपड़े भरे पड़े थे। पहले तो एक पिंक कलर का शर्ट निकालता है। उसे लेकर बाहर जाने वाला था, फिर जाने के उसके कदम रुक जाते हैं। शर्ट को अपने सामने लाकर देखता है। धानी की हाइट उसमें इमेजिन करता है जो उसे बहुत छोटी नज़र आ रही थी। वो वापस शर्ट को अलमारी में घुसा देता है। एक बाथरोब लेकर बाहर आ जाता है जो कि पर्पल कलर का था। उठो और जाओ इसे चेंज करके आओ। नीरज अपने हाथों में पकड़े हुए कपड़े उसको पकड़ा देता है। धानी आश्चर्य से उस बाथरोब को देख रही थी। ये क्या? कपड़े हैं, जाओ जाकर चेंज करके आओ।
नहीं तो मैं खुद तुम्हें इस सफ़ेद साड़ी से अलग कर दूंगा। नहीं नहीं, हम आते हैं ना। धानी झट से उसके हाथों से कपड़ा ले लेती है। सामने खड़े इंसान का पागलपन का हद देख चुकी थी वो। बाथरूम लेते हुए सीधे वो बाथरूम में चली जाती है। नीरज वापस अपने बिस्तर पा चुका था। धानी बाथरूम में खड़े हुए कुछ देर तक बाथरूम को निहारती है, जो उसके लिए किसी अजूबा से कम नहीं था। वो तो सिलाई करना जानती थी, इसलिए उसे पता चल गया था कि इसे कैसे पहनना है। एक नज़र अपने पहने हुए साड़ी को देखती है और उसे खुद से अलग कर देती है। कुछ पल बाद पर्पल कलर के बाथरूम में शीशे के सामने खड़ी थी, जो उसके घुटने से थोड़े नीचे आ रहे थे। हाथों में 4 चूड़ी, माथे में सिंदूर, चेहरे पर छोटी सी बिंदी, और फिर ये बैंगनी रंग का बाथरोब उसके अस्तित्व को बदल दिया था। नीरज बार बार बाथरूम की तरफ देख रहा था। ये कपड़े बदलने गई है कि कपड़े सिलने गई है, जितना टाइम लगा रहा है। वहीं धानी घुटने तक का बाथरूम में अनबश असमंजस में बैठी हुई थी। इस तरह से बाहर जाने में उसे शर्म आ रही थी। बाहर खूंखार इंसान के बेड से ज़्यादा ये बाथरूम उसे सुरक्षित लग रहा था। हम थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, जब वो सो जाएंगे तो हम यही बाथरूम में सो जाएंगे। हाँ, इतना बड़ा तो है बाथरूम, कितना साफ़ सुथरा है। इतना बड़ा तो हमारा कमरा था। हाँ, यही ठीक है, हम ये तौलिया बिछा कर सो जाएंगे। धानी बाथरूम में बैठी बैठी वहाँ पर रात गुजारने का मन बना चुकी थी। सारा व्यवस्था भी देख चुकी थी। नीरज 15 मिनट तक इंतज़ार करता है। इतने में तो इंसान नहाकर भी बाहर आ जाता है। ये कर क्या रही है अंदर? कहीं ऐसा तो नहीं मुझे बेवकूफ़ बना रही है और सफ़ेद साड़ी में ही पहन कर बैठी हुई है अंदर? अभी बताता हूँ इसे। धानी, धानी! नीरज बाथरूम का दरवाज़ा पीटता है। धानी डर से उछल जाती है। आर यू ओके? कोई दिक्कत है तुम्हें? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? वो हम। धानी क्या बोलूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम आ रही हो बाहर या मैं अंदर आऊं? नहीं नहीं, हम आ रहे हैं, धानी जल्दी से बोलती है। हाँ, जल्दी आ जाओ, मैं थक चुका हूँ, मुझे सोना भी है। हाँ हाँ, तो सो जाइए ना, हम तो आपके सोने का इंतज़ार कर रहे हैं। धानी फिर से मन ही मन बोलती है। नीरज वापस अपने बेड पर आ चुका था। हाथों को फोल्ड करके अपनी आंखों पर रखकर सोने की कोशिश कर रहा था। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है। धानी बाहर झांकती है तो नीरज लेटे हुए सोता हुआ उसे दिखाई देता है। नीरज को शांत देखकर उसको दिल को तसल्ली मिलती है और दबे पांव बाहर आ जाती है। चुपचाप नीरज के बगल से तकिया उठाकर वहां से खिसकने की कोशिश करती है। तभी नीरज अपनी आंखों पर से हाथ हटा देता है। कहाँ जा रही हो? नीरज की भारी आवाज़ सुनकर उसके हाथों से तकिया छूट जाता है। जल्दी जल्दी पलके झपकाते हुए नीरज को देख रही थी, जो खुद उसके रूप को देखकर सम्मोहित हो चुका था। वो पर्पल कलर का बाथरोब धानी के शरीर से चिपका हुआ था और छोटा सा चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। नज़र जैसे ही नीचे खिसक कर खुले पैरों पर जाती है, उसे अपना गला शुष्क होता हुआ महसूस होता है। थूक निगलते हुए उसके चेहरे पर नज़र जमा लेता है। देखो, ये नौटंकी मुझे पसंद नहीं है। शादी किया है मैंने तुमसे, वाइफ हो मेरी, तो ये सोफे पर और नीचे सोने का जो मन बना रही हो ना, ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। जैसे मैंने तुम्हें वाइफ के रूप में एक्सेप्ट किया है, तुम भी मुझे अपना हस्बैंड मानना होगा। या रोकर मानो या दुखी होकर मानो, लेकिन इस कमरे से और इस बेड से तुम दूर नहीं जा सकती हो। इसलिए चुपचाप सो जाओ यहाँ पर, नहीं तो मैं जब पति होने का हक जताने लगूंगा ना, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। जितना मेरे करीब रहोगी उतना सेफ रहोगी, और जितना मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगी उतना अनसेफ हो जाओगी, क्योंकि तुम्हें मुझसे दुनिया का कोई भी ताकत नहीं बचा सकता है। वाइफ हो मेरी,
हक है मेरा तुम पर, इसलिए नौटंकी करना बंद करो, चुपचाप यहीं पर सो जाओ। धानी बस खामोशी से उसकी बात सुनती जा रही थी। नीरज की बातों से उसे इतना तो समझ आ गया था कि अगर वो ज़्यादा भागने की कोशिश करेगी तो उसे और परेशान करेगा, और भाग कर जाएगी कहाँ? यही तो उसका घर है, यही तो उसका नसीब है। सामने लेटा हुआ इंसान उसका पति है, और जो पति कहता है वो मानते हैं। यही तो उसे बचपन से सिखाया गया था। धानी नीचे से तकिया उठाकर वापस बेड पर रख लेती है। उसके पैरों में लग रहा था कितना वजन बढ़ गया है। बेड के ऊपर चढ़ाया ही नहीं जा रहा था उसे, फिर भी हिम्मत करके चढ़ जाती है। नीरज एसी का टेम्परेचर ठीक करते हुए उसकी तरफ अपनी पीठ कर लेता है। धानी राहत का सांस लेती है। जल्दी से बेड पर चढ़कर खुद को ऊपर से नीचे तक कम्बल से ढक लेती है। कुछ पल बाद नीरज को चूड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे पलट कर देखता है तो धानी बीच में तकिया का दीवार बना रही थी। व्हाट द हेल इज दिस? ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? वो हम रात को। नीरज गुस्से से तकिया उठाकर कमरे में फेंक देता है। इतनी इनसिक्योरिटी है तुम्हें मुझसे? हाँ, मुझसे है? नहीं नहीं, तो फिर तकिया का दीवार क्यों बना रही थी? वो हम ऐसे। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम मेरी। बीवी हो मेरी तुम, हक है मेरा। फिर भी तुम्हें टाइम दे रहा हूँ ताकि तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम मेरे साथ तुम अनजानों की तरह बिहेव करोगे। अगर रात में सोते हुए मेरे तुम्हारे करीब या तुम मेरे करीब आ जाओगी तो इसमें गलत क्या है? हस्बैंड हूँ तुम्हारा, कोई बाहर का इंसान नहीं जो इतना सोच रही हो। चलो और चुपचाप सो जाओ। जी जी। धानी सर से लेकर पाँव तक चादर ओढ़कर सो जाती है। नीरज भी एक नज़र उसे देखकर अपनी जगह पर लेट जाता है। वो भी तो कोई प्लानिंग करके शादी नहीं किया था, फिर भी एक्सेप्ट कर लिया ना, तो इस लड़की को क्या दिक्कत है? नीरज उसे देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर में नींद के आगोश में चला जाता है। इधर नीरज तो निश्चिंत से सो जाता है, लेकिन धानी की हालत ख़राब हो रही थी। घबराहट और डर उसके अंदर जा ही नहीं रहा था। धीरे धीरे पूरे कमरे का टेम्परेचर गिरता जा रहा था। अब वो ठंड से कांपने लगी थी। कितना भी खुद को कंफर्टर में लपेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ठंड जा ही नहीं रहा था। नीरज मस्त आराम से बिना शर्ट का सोया हुआ था। धानी खामोशी से उसे देख रही थी। जिस वजह से कमरा ठंडा हो रहा था वो भी उसे बंद करना नहीं आता है। नींद तो वैसे ही आने से रही उसको। वो तो कल के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। इन कपड़ों में से किसी से कपड़े भी मांगने कैसे जाएगी? ऐसे टकटकी लगी थी कि नींद तो कोसों दूर भाग गया था। रात के जाने किस पर उसकी आंख लग गई थी। ठंड से ठिठुरते नीरज के करीब चली जाती है। नीरज भी उसे अपने बाहों में भर लेता है। गर्माहट का एहसास होते ही वो निश्चिंत होकर सो जाती है। नीरज भी गहरी नींद में था, उसे भी कुछ पता नहीं चलता है। सुबह 6 बज रहे अलार्म से उसकी नींद खुलती है। हमेशा काम करने के लिए वो जल्दी उठ जाता था, और जिस दिन काम में रहता था उस दिन एक्सरसाइज करता था। हाथ बढ़ाकर दूसरे रिंग में अलार्म को बंद कर देता है, और जैसे ही अपनी नींद भरी आंखों को खोलता है तो नज़र धानी पर चली जाती है, जो अलार्म की आवाज़ से कसमसाकर फिर से दोबारा सोने की कोशिश कर रही थी। उसकी गर्म सांस से नीरज अपने सीने पर महसूस कर रहा था, जो उसे अंदर तक बेचैन कर रही थी। 2 पल के लिए धानी को देखता है और फिर खुद पर से हटाने लग जाता है। रात में तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बना रही थी, और फिर खुद दुश्मन के खेमे में आ गई। पता नहीं इन लड़कियों के भी कितने रूप होते हैं। अभी मेरे सीने को अपना तकिया समझ रही है। था तो वो नीरज ही। अगर उसकी जगह कोई और नया नवेला पति रहता तो अपनी वाइफ की खूबसूरती में खो जाता, लेकिन नीरज कब क्या सोचता है आज तक कोई नहीं समझ पाया है। हे, उठो धानी, उठो। पहली बार वो धीमी आवाज़ में बोलता है, लेकिन दूसरी बार वो तेज आवाज़ में बोलता है।
धानी हड़बड़ा कर उठ जाती है। वो भी आश्चर्य थी कि नीरज के करीब क्या कर रही है। अब हटोगी या मेरा मुंह देखती रहोगी? रात को तो तुम्हें मुझसे डर लग रहा था और फिर मेरे ही ऊपर आकर सो गई। ऐसे मेरे ऊपर सोते हुए डर नहीं लगा था तुम्हें? पता नहीं क्या चलता रहता है इसके दिमाग में। धानी खामोशी से दूर हो जाती है। इधर आराधना जी सोकर उठती है। आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 2 बार ऊपर जाकर नीरज के बंद कमरे को देखकर आ चुकी थी, जो उनकी आत्मा को और सुकून दे रहा था। मन नाचने को हो रहा था। उस दिन जो वो धानी के लिए शॉपिंग करके आई थी, सारे कपड़े गहने बाहर निकाल लेती है। चटक लाल रंग की साड़ी जिस पर गोल्डन वर्क था, उसी का मैच करता हुआ चूड़ा लेकर आई थी। सारा सामान निकाल लेती है। क्या कर रही हो आराधना? सुबह सुबह क्या खटर पटर कर रही हो? अरविंद जी की आंख खुल जाती है। कुछ नहीं, आप सो जाइए। आराधना जी सारा सामान निकाल कर बाहर आ जाती है। बस धानी तक कैसे पहुंचाया जाए सोच रही थी। वो लेकर जाएगी तो बिल्कुल भी नीरज दरवाज़ा नहीं खोलेगा। उधर नीरज एक्सरसाइज करने के लिए कमरे से बाहर बने हुए छोटे से गार्डन में चला जाता है। धानी अभी भी बिस्तर पर बैठी हुई वो इन कपड़ों में क्या करे, कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यही सोच रही थी। नीरज ने सारे पर्दे हटा दिए थे, इसलिए गार्डन का सारा सीन उसे दिख रहा था। नीरज बिना रुके अपना पुशअप्स कर रहा था और कान पर लगे हुए ब्लूटूथ से किसी से बात भी कर रहा था। हाँ मिस्टर चंद्रा। जी मैं जल्दी आऊँगा मुंबई। जी नहीं, वो कोई मामूली सा मैनेजर नहीं है। कल होकर वही वीएन एम्पायर संभालने वाला है। आपको जो भी पेपर साइन कराने होंगे ईशान से साइन करवा लीजिएगा। या मैं करूं या वो करे, बराबर ही होगा। जी, अभी वही कंपनी का मालिक है। डोंट वरी, मैं आंख बंद करके भरोसा कर रहा हूँ ना, तो मैं सोच लूँगा। आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नीरज फ़ोन पर ही अपने बिजनेस क्लाइंट के साथ सुबह सुबह मीटिंग में लगा हुआ था। इधर आराधना जी रिया का कमरा का दरवाज़ा खटखटाती है। क्या हुआ, कौन है? रिया अपनी आंखों को मलते हुए बोलती है। मैं हूँ बेटा। बड़ी माँ, आप इतनी सुबह, कोई काम है क्या? आपको पता है ना 9 बजे से पहले मेरी आँख नहीं खुलती है। जो भी काम है मैं बाद में कर दूंगी, अभी सोने दीजिए। रिया दरवाजे के ऊपर फिर से टिकने लग जाती है। बेटा, तू तो मेरी रानी बेटी है ना, बस छोटा सा काम कर दे बच्चा। बड़ी माँ, मैं अभी नीचे नहीं जा सकती हूँ, मुझसे चला भी नहीं जाएगा, प्लीज़। अभी भी रात है, मुझे दिखाई तक नहीं दे रहा है। पता नहीं कैसे आप लोग सुबह सुबह उठ जाती हैं। बस रिया, 5 मिनट का काम है। क्या काम है? ये सारा सामान जाकर अपनी भाभी को दे आ। कौन सी भाभी को बड़ी माँ? बड़ी वाली भाभी को। अच्छा ठीक है, लाइए। लेकिन इसके बाद मैं काम नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, फिर आकर सो जाना। आराधना जी उसके प्यार से गाल पर हाथ रखते हुए बोलती है। रिया सामान लेकर उबासी लेते हुए जाने लग जाती है। तभी आराधना जी उसे पीछे से टोकती है। और हाँ, एक बात और रिया, तुम्हारे भाई पूछे किसने भेजा तो बता देना छोटी माँ ने भेजा है। लेकिन क्यों बड़ी माँ? बस ऐसे ही, मेरा नाम लेगी तो वो नहीं लेगा ना सामान, और इन सामानों को अभी तुम्हारी भाभी की ज़रूरत है। ठीक है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर धानी चीखों उठती है। नीरज को भी बजते हुए दरवाज़ा की आवाज़ सुनाई देती है। तौलिया से अपना पसीना पोंछते हुए कमरे के अंदर आ जाता है। तुम अब तक यहीं पर बैठी हुई हो? जाओ फ्रेश हो जाओ। वो वो हमारे पास कपड़े। हाँ, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। मेरा ही कुछ पहन कर तैयार हो जाओ। नहीं तो एक काम करो, रिया से कुछ ले लो। और चलो, आज मैं तुम्हें कपड़े दिलाता हूँ, ताकि मुझे ये लाइन दोबारा सुनने को ना मिले कि मेरे पास कपड़े नहीं है। भाई दरवाज़ा खोलिए। भाभी, भाभी उठ गई क्या आप? क्या हुआ? सुबह सुबह इरिटेट करने क्यों आ गई? ये कम है क्या जो तू भी आ गई? नीरज दरवाज़ा खोलते हुए रिया पर चिल्ला उठता है। मुझे भी कोई शौक नहीं आपको इरिटेट करने का। और इरिटेट का क्या है, वो तो आपको ये दरवाज़ा भी करता होगा, क्योंकि आप तो इरिटेट के चलते फिरते दुकान हो।
कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी है तू? आपसे ही तो सीखा है। सुबह सुबह मैं ही मिला था। नहीं, मुझे भेजा गया है आपको इरिटेट करने के लिए। ये लीजिए अपना सामान। एक तो नींद हराम करके लोगों का काम करो, ऊपर से सुनने को भी मिलता है। ये क्या है और मुझे क्यों दे रही है? ये भाभी का सामान है, बड़ी माँ। कहते कहते रिया की जुबान रुक जाती है। क्या कहा तुमने, किसने दिया है? मेरा कहने का मतलब है मम्मा ने दिया है भाभी के लिए। आर यू श्योर? ये छोटी माँ ने भेजा है? हाँ, वो नींद में मेरी जुबान फिसल गई थी, मम्मा ने ही भेजा है। चलिए मैं सोने चलती हूँ, बहुत नींद हराम कर लिया आपके लिए। सोकर ही तो सक्सेना अंपायर को संभालेगी। मैं क्यों संभालूं? आप लोगों का बिजनेस है, आप लोग देखें। मुझे सोना है, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है। नीरज उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लेता है। हाउ रूड। बताओ, मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया। इस एटीट्यूड की दुकान से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। चल बेटा रिया, सो जा। 2 घंटे हैं अभी सोने के लिए, नहीं तो दिमाग नहीं काम करेगा। नीरज दरवाज़ा बंद करके धानी के पास आ जाता है। ये लो तुम्हारी प्रॉब्लम का सल्यूशन। ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। लेकिन ये कपड़े छोटी माँ ने भिजवाए हैं। छोटी माँ ने? धानी आश्चर्य हो जाती है। हाँ, इतना शौक क्यों साउंड कर रही हो? जाओ ये कपड़े पहन लो। जी। धानी उस साड़ी को देखकर राहत की सांस लेती है। नीरज फिर से बाहर गार्डन में चला जाता है। धानी उन कपड़ों को लेकर बाथरूम में चली जाती है। गीले बालों की से पानी के बूंद मोती की तरह टपक रहे थे। धानी शीशे के सामने बैठे हुए अपनी चूड़ा पहनने की कोशिश कर रही थी। नीरज अपना वर्कआउट ख़त्म करके अंदर आता है तो उसकी नज़र और कदम दोनों जम जाते हैं। सच में कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है क्या? नो मेकअप, नो दिखावा, नेचुरल ब्यूटी। रेड कलर बना है तो अगर किसी के लिए बना है तो ये ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई लड़की के लिए बना है, जो दुनिया जहान से बेपरवाह अपने हाथों में चूड़ा पहनने की कोशिश कर रही थी, जो शायद आराधना जी ने बिना नाप के लिए थे, बस उसको देखते हुए लिया था, और जो शायद छोटा पड़ गया था। धानी अपने हाथों में लोशन लगाते हुए सबको पहन रही थी। पहनते पहनते उसके गोरे हाथ लाल पड़ चुके थे। भरा भरा चूड़ा था तो बहुत ही टाइम लग रहा था, लेकिन ये भरा भरा चूड़ा उसे बहुत ही सुहावना लग रहा था। मन के कोने में कहीं छोटी सी धानी बची हुई थी, जिसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। पहनने के बाद झट से खुद को शीशे में देखती है, लेकिन जैसे ही नीरज से नज़र टकराती है, डर से गला सूख जाता है। कहीं फिर से किसी बात पर उसे डांट न पड़ जाए। जो भी आराधना जी ने भिजवाया था वो सब कुछ पहन ली थी। कान में छोटे छोटे सोने की झुमकी ऐसे खिल रहे थे जैसे उसी के लिए बने हो। नीरज की भी नज़र धानी से टकरा जाती है। वो जल्दी से नज़र फेरते हुए बाथरूम की तरफ जाने लग जाता है। सुनिए। नीरज के कदम रुक जाते हैं और उसकी तरफ देखता है। ये देखिए ना, ये मुझसे नहीं लग रहा है। आराधना जी ने उसके लिए एक मंगलसूत्र भिजवा दिया था। मंदिर वाला मंगलसूत्र जाने कहाँ खो गया था उसका। नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें ज्वेलरी शॉप वाला दिखाई दे रहा हूँ? नहीं नहीं, आप अपने दरवाज़ा बंद खुला हुआ है, बाहर जा सकती हो। जी। धानी धीरे से खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ जाने के लिए मुड़ जाती है। रुको। नीरज अपना तौलिया बेड पर फेंकते हुए उसके पास आता है। दिखाओ। धानी मंगलसूत्र के सामने कर देती है। नीरज इस नाजुक से मंगलसूत्र को उसके हाथों से लेकर पहनाने के लिए तैयार हो जाता है। टर्न हो जाओ। धानी अभी भी उसके सामने खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था नीरज ने क्या कहा। मैंने कहा घूम जाओ। हाँ हाँ। धानी जल्दी से उसके सामने पीट करके खड़ी हो जाती है। नीरज उसके बालों को आगे करते हुए मंगलसूत्र गले में पहनाते हुए हुक लगा देता है।
इसमें कौन सा बड़ा काम करना था जो तुम्हें नहीं आ रहा था? बस बात बात पर आंसू बहाना आता है। नीरज तौलिया उठाते हुए बाथरूम में चला जाता है। धानी अभी भी जड़ होकर खड़ी थी। अभी भी नीरज का एहसास अपने गले पर महसूस कर रहे थे, जो कि धानी के दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी था। हर हर महादेव। आज का भाग दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए और हाँ, प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए ना, ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।